हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत। आगे बढ़ने जा रहे हैं अपन ग्रेविटेशन में। पिछली क्लास तक अपन ने जो देखा था वेरिएशन ऑफ जी देख रहे थे अपन, डेप्थ के साथ और हाइट के साथ वेरिएशन ऑफ जी देखा था। ठीक है, समझ आई बातें? तो जी एट अर्थ सरफेस कितना निकल के आया था? जी एट अर्थ सरफेस निकल के आया था G/R²। समझ आई इसे? इसके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी बता देता हूँ। इफ m इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर मास कांस्टेंट हो तो g इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। अगर मास कांस्टेंट हुआ तो g इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। इफ डेंसिटी कांस्टेंट, कभी कभार डेंसिटी को कांस्टेंट कर दिया जाता है, तो डेंसिटी अगर कांस्टेंट होगा तो हमें पता है कि g बराबर लिखेंगे g इंटू मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो इंटू वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाई R²। ये इससे कटेगा तो कितना बचेगा r, तो यहाँ से g निकल के आएगा g प्रोपोर्शनल r। अगर डेंसिटी कांस्टेंट हुआ किसी प्लेनेट का तो g प्रोपोर्शनल r आएगा, अगर मास कांस्टेंट हुआ तो g इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² आएगा। समझ आई बातें? क्लियर बातें? इस चीज़ का भी ध्यान रखें। कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन खासकर नीट में पूछ लिए जाते हैं, तो हमें आइडिया होना चाहिए। तो अपने पिछली क्लास तक वेरिएशन इन जी विद डेप्थ देख लिया था। ठीक है, फॉर्मूला निकल के आया था G डैश इक्वल टू G इंटू 1 - D/R, यही निकल के आया था। अब अपन जो देखने जा रहे हैं वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशनल इफेक्ट। ये चीज़ मैं वैसे सर्कुलर मोशन में बता चुका हूँ, सर्कुलर मोशन में करवा चुका हूँ, लेकिन फिर बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। वहाँ पे भी मिले थे, यहाँ पे मिलेंगे। ये हमारी अर्थ है, हमें पता है ये इस तरह से ओमेगा से रोटेट कर रही है। ठीक, इस तरह से रोटेट कर रही है, तो ये हमारा क्या है? दिस इज द इक्वेटर एंड दिस इज द पोल। ठीक, ये इक्वेटर है भाई साहब हमारा, और ये पोल है। अगर कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है m मास का, अगर कोई आदमी m मास का यहाँ पर खड़ा है, तो इसमें इसे धरती माता अपने सेंटर की तरफ खींचेगी mg से। समझ आई बातें? धरती माता अपने सेंटर की ओर खींचेगी। अगर ये एंगल थीटा है, इक्वेटर के साथ ये एंगल थीटा है, तो इसमें नॉर्मल किधर लग रहा होगा? नॉर्मल लग रहा होगा इधर। जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रही होगी तो ये आदमी भी रोटेट कर रहा होगा, तो आदमी इस सर्कल में रोटेट कर रहा होगा, जिसकी रेडियस मान ली मैंने कितनी है? स्मॉल r है। स्मॉल r की वैल्यू निकल के आएगी, ये अगर कैपिटल R है, ये रेडियस ऑफ दिस अर्थ, अर्थ की रेडियस अगर कैपिटल R है तो ये डिस्टेंस आनी चाहिए r cos थीटा, और यही इस रेडियस के बराबर है, तो रेडियस r की फॉर्म में आएगा r cos थीटा। ठीक, और हमें पता है एक रोटेशनल मोशन की वजह से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, ये लगेगा m⍵²r। ठीक, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि निकल के आएगा m⍵²r cos थीटा, थीटा की साइड। समझ आई चीजें? तो अपन लिख सकते हैं mg इक्वल टू अंदर वाला फोर्स बराबर बाहर वाला फोर्स, m⍵²r cos थीटा। r की वैल्यू ये उठा के रख दें तो mg इक्वल टू n प्लस m⍵²r cos² थीटा। तो n की वैल्यू निकल के आई mg माइनस m⍵²r cos² थीटा। समझ आई बातें? ये जो नॉर्मल है इसे इफेक्टिव वेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इफेक्टिव वेट। तो mg इफेक्टिव बराबर mg माइनस m⍵²r cos² थीटा। m से m कैंसिल आउट होगा तो g इफेक्टिव निकल के आएगा g माइनस ⍵²r cos² थीटा। समझ आई चीज़ें? तो रोटेशनल मोशन की वजह से ये इफेक्ट आएगा। समझ आई चीज़ें? g इफेक्टिव इक्वल टू g माइनस ⍵²r cos² थीटा। थीटा यहाँ पे इक्वेटर के साथ एंगल है। ठीक है, समझ आई बातें? उसके बाद इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कहाँ पे होगा? इक्वेटर पे, यानी एट इक्वेटर।
एट इक्वेटर। इक्वेटर पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो ये 0 डालेंगे तो cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे जी इफेक्टिव निकल के आएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ पर, ये हमारे पोल होते हैं, तो एट पोल, तो जी इफेक्टिव निकल के आएगा जी के बराबर। समझ आई बातें, जी इफेक्टिव आएगा जी के बराबर। इसका मतलब अगर अपन इक्वेटर से पोल की तरफ जाएं तो जी की वैल्यू लगातार बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जी है और यहाँ पे जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, तो इधर से इधर जाएंगे तो लगातार जी की वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर बातें, समझ आई बात, नोट डाउन करिए इतनी चीज़ों को, इतनी चीज़ों को नोट डाउन करिए। समझ आई बातें। उसके बाद हमें पता है एम ओमेगा स्क्वायर आर का एक कंपोनेंट इधर आया था, एक कंपोनेंट इधर भी आएगा, ये आएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट को बैलेंस कौन कर रहा होगा भैया, इस कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा होगा फ्रिक्शन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू निकल के आएगी एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, और आर की वैल्यू कितनी थी, कैपिटल आर कॉस थीटा, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा कॉस थीटा, ये फ्रिक्शन की वैल्यू निकल के आ गई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2। समझ आई चीज़ें, इतना फ्रिक्शन लग रहा होगा तब जाके आदमी रुका हुआ है। समझ आई बातें, नोट डाउन करें, सॉरी, तो ये फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये माइनस है भैया, ठीक, नोट डाउन करिए, लिखिए इसको। लिखिए भैया, लिखिए। समझ आई चीजें, इस तरह से जी का इफेक्ट आता है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस वेयर जी इज सेम। फाइंड द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस वेयर जी इज सेम। जी सेम रहना चाहिए, ठीक। तो भैया हमें पता है कि अपन डेप्थ के अंदर तो हाइट तो बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, लेकिन डेप्थ हमें पता है 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर तक ही जा सकते हैं। मैक्सिमम 2 या 3 किलोमीटर तक की डेप्थ हो सकती है, लेकिन रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। अब ये कह रहा है जी सेम है, इसका मतलब जितनी डेप्थ अंदर गया होगा उतनी हाइट ऊपर गया होगा। सही है क्या? चलो इक्वल करते हैं। ये कह रहा है जी इज सेम, तो डेप्थ में जाने पे जी डैश क्या होता है, जी 1 माइनस डी बाई आर। डी यहाँ पे डेप्थ फ्रॉम दी अर्थ सरफेस है, और यही अगर ये डी हमें पता है वेरी 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 मच लेस देन आर होता है कि नहीं होता? डी बहुत छोटा होता है रेडियस के कंपेयर में। और इसी तरह जब अपन हाइट पे जाते हैं तो ये निकल के आता है 1 माइनस 2h बाई आर। ये केस रिलेशन कब बनता है? जब ये रिलेशन बनता हो, जब आर बहुत बड़ा हो डी से, तो डी से बड़ा होगा तो एच से भी बहुत बड़ा होगा। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो डी इक्वल टू निकल के आएगा 2h। समझ आए इससे? डी इक्वल टू 2h। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखें।
ठीक, समझ आई बातें। तो ये सारी हमारी बात हुई ग्रेविटेशनल फील्ड की। कुछ और बातें कर लेते हैं, कुछ और ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। ये कोई इनफाइनाइट वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है। यहाँ से r डिस्टेंस में हमें ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड आता था 2k लैम्डा बाई r, तो ग्रेविटेशनल फील्ड निकल के आएगा कि किसी का g डाल दीजिए लैम्डा डिवाइड बाई r, आगे माइनस भी लगा सकते हैं, ठीक है। आगे क्या लगा सकते हैं, माइनस भी लगा सकते हैं, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा होगा, इधर की तरफ खींच रहा होगा। समझ आई चीज़ें, क्लियर बातें। g बराबर -2g लैम्डा बाई r, माइनस यहाँ पे डायरेक्शन को शो कर रहा है, अपन ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। समझ आई बातें। तो g बराबर 2g लैम्डा बाई r, क्लियर बातें। उससे कंपेयर करके निकाल रहा हूँ, किससे, इलेक्ट्रोस्टेट से। यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है। अब आप सोच रहे हैं सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो, भैया मैं उससे कंपेयर करके लिख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए मैंने पहले इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ाया था। ये डिस्टेंस r है और यहाँ पे r डिस्टेंस के चारों तरफ एक पार्टिकल v स्पीड के साथ क्या कर रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास m is doing uniform circular motion, then find v। v आपको बताना है। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कोई न कोई इसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करा रहा होगा। तो सेंट्रीपिटल इसके द्वारा लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इसका मास, तो 2g लैम्डा बाई r, ये तो हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू मास, ये हो गया फोर्स m इंटू जी बराबर mv² बाई r, ठीक। r से r गया, m से m गया, तो v की वैल्यू निकल के आई √2g लैम्डा। इस स्पीड के साथ घूम रहा होगा। टाइम पीरियड बताना हो तो 2πr/v। समझ आई इससे, टाइम पीरियड भी बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर बातें, नोट डाउन करिए। अब कोई इनफाइनाइट शीट हो, इनफाइनाइट शीट की वजह से फील्ड देखना हो तो इनफाइनाइट शीट की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, ठीक। अब इनफाइनाइट शीट है, इसको m मास दिया गया है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो हमें पता है इसका किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो आता है दिस इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आता है कि नहीं आता, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, वहाँ पे आता था एप्सिलॉन नॉट को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। मैंने बताया था k बराबर लेते हैं g, तो k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर g, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई 1/4 पाई g। समझ आई इसे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई 1/4 पाई g। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो ग्रेविटेशनल फील्ड निकल के आएगा सिग्मा इंटू 4 पाई g डिवाइड बाई 2, तो 2 सिग्मा पाई g। ये हमारा क्या निकल के आएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड निकल के आ जाएगा। क्लियर बात है। आप चाहते हैं तो सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा को लिख सकते हैं मास अपॉन इसका एक फिक्स्ड एरिया πr², या जो भी जिस प्रकार का क्रॉस सेक्शन होगा वो। तो आप सिग्मा की फॉर्म में याद रखें, इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। समझ आई चीज़ें। तो इनफाइनाइट शीट का ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, कंपेयर करके सब कुछ चीज़ें निकाली जा सकती। तो ये हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड थे सबकी वजह से। अब कोई रह गया तो आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं। समझ आई बातें। जितना यूजफुल था उतना मैंने सारा बता दिया है। उसके बाद बात करें पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल के बारे में तो अपन सीधी बात करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज यानी पॉइंट मास। पॉइंट मास की वजह से पोटेंशियल, ये हमारे पास मास m है,
इसकी वजह से r डिस्टेंस पे हमें क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है। तो पोटेंशियल जो निकल के आएगा Gm/r निकल के आएगा, KQ/r आता है, यहाँ पे क्या आएगा Gm/r। समझ आई बातें, क्लियर है जनाब? Gm/r निकल के आएगा, ठीक है। समझ आई बातें? तो इस तरह से अपन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड A है, 4 पॉइंट पे 4 मास रखे गए हैं। फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर, सेंटर पे पोटेंशियल बताना है। तो कैसे बताएंगे, इसकी वजह से Gm/r। एक बात याद रखें, ये जो V लिखा है मैंने, Gm/r लिखा है, आगे नेगेटिव भी आ सकता है, और नेगेटिव आता ही, आप मानिए नेगेटिव आता ही है, क्योंकि हर बार अट्रैक्शन को ये शो कर रही है चीज़ें, हर बार क्या शो कर रहा है, अट्रैक्शन को चीज़ें कर रही हैं। तो आप पोटेंशियल में यानी आप K को हर जगह -G से रिप्लेस करें, K को हर जगह -G से रिप्लेस करना है। तो पोटेंशियल -Gm/r लिख लें भैया, क्या लिख लें, -Gm/r, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में ये भी दिया होता है, लेकिन असलियत में यही सही है। अगर वो दिया हुआ है तो ठीक है, अगर ये दिया गया है तो ये ज़्यादा सही है। तो पोटेंशियल एट सेंटर बताना है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, a/√2। तो पोटेंशियल कितना है हमें पता है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो 4Gm/a/√2 माइनस के साथ, ठीक है। तो -4√2 Gm/a, ठीक है, -4√2 Gm/a। आप समझ गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कुछ सोचने वाला कुछ भी नहीं है कि सोच समझ दिमाग लगा के कुछ करना है, ये आप भी समझ पा रहे होंगे, ऐसा कुछ करना नहीं है, ठीक है। क्लियर बातें, समझ आ रही है बात? तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। समझ आई बातें? अब देखिए, ये तो पोटेंशियल ड्यू टू क्या हुआ, पॉइंट मास हुआ। उसके बाद पोटेंशियल किस किस की वजह से आता है, दूसरा है सेकंड पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। पहला एट सेंटर, सेंटर पे क्या आता है, ये हमारे पास रिंग थी, ये हमारे पास रिंग थी भैया, ठीक, जिसका मास m था। अगर सेंटर पे पोटेंशियल बताना है तो पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी सीधी सीधी ऐड होती है, तो पोटेंशियल एट सेंटर आता है -Gm/रेडियस, ठीक है। तो ये लिख लें आप, पोटेंशियल एट सेंटर आएगा -Gm/r। उसके बाद पोटेंशियल एट एक्सिस बात करें, सेकंड एट एक्सिस बात करें अगर, तो ये हमारा रिंग है, ये हमारी एक्सिस है, और यहाँ से सेपरेशन r है, और ये रेडियस r है, ठीक। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल निकल के आएगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कर दो, इंटीग्रेशन करो, या फिर छोड़ो, हमें सीधा सीधा पता क्या निकल के आएगा, पोटेंशियल एट एक्सिस इक्वल टू -Gm, वहाँ पे निकल के आता था KQ/√r² + x², तो ये निकल के आएगा r² + x²। समझ आई बातें? ये पोटेंशियल एट एक्सिस निकल के आ जाएगा। क्लियर बात? नोट डाउन करें।
ठीक है, ये रिंग की वजह से पोटेंशियल हो गया सेंटर और एक्सिस पे। रिंग की वजह से अपन दो ही जगह देखते हैं, सेंटर पे देखते हैं और एक्सिस पे देखते हैं। और कहाँ देखते हैं? ठीक। रिंग के बाद कौन आता भैया? होलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर की बात कर लें। बीच में कोई आता था क्या? डिस्क। डिस्क का पोटेंशियल छोड़ो एक बार, कोई काम का नहीं है। होलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर, ये हमारे पास होलो स्फीयर है जिसके अंदर मास m है, जिसके ऊपर तो पोटेंशियल इनसाइड यानी r लेस देन r, तो v इनसाइड आएगा भैया माइनस जी एम बाई कैपिटल R, ये हमें पता है। और v आउटसाइड आएगा माइनस जी एम बाई स्मॉल r। अगर इस पॉइंट पे बताना है तो ये आएगा ये, और इस पॉइंट पे बताना है तो अंदर की साइड तो पोटेंशियल सब जगह सेम रहता है और इक्वल टू होता है v सरफेस। ठीक, समझ आई बातें? नोट डाउन कर लें इसको। अगर इसकी ग्राफ की बात करें तो नेगेटिव में है तो नेगेटिव में बात कर लेते हैं पोटेंशियल का r के साथ। तो पहले तो ग्राफ कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट वैल्यू, उसके बाद इस तरह जाएगा। समझ आई चीज़ें? बढ़ता चला जाएगा क्योंकि r जैसे बढ़ेगा तो ये चीज़ घटेगी, बट नेगेटिव में बढ़ेगा तो ये हमारे पास पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। समझ आई बातें? इस तरह से ये निकल के आ जाएगा। ठीक, इसके बाद बात करें तो पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के अंदर ये हमारा सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस r है। पहले बात करते हैं r ग्रेटर देन r की। तो ग्रेटर देन r के लिए v आउट तो सेम वैसे ही आएगा जैसा होलो स्फीयर के लिए आ रहा था। सेकंड बात करें r लेस देन r के लिए, सॉरी r लेस देन r के लिए ये था ना भैया, ये कुछ और था। ये था क्या? ये क्यू अपन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, शायद यही था। अब यहाँ पे r ये था कि ये था, मैं भूल चुका हूँ। अब मेरे पास कहीं लिखा हुआ भी नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर इधर देख रहे होंगे, इधर मैं कुछ और चीज़ देख रहा हूँ यार। उलझी हुई गाथा पड़ी है इधर, वो देख रहा हूँ मैं, कोई चीज़ उलझ चुकी है। इसकी नहीं, शायद यही फॉर्मूला था 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। यही था क्या? एक बार देख लेता हूँ मैं कि यही फॉर्मूला था। भैया सही लिखा गया अपना, जो भी लिखा अपन ने सही लिखा है, कोई बड़ी बात नहीं। और v सेंटर पे जो आएगा वो आएगा -3/2 gm/r, क्योंकि स्मॉल r को अपन कितना कर देंगे? 0 कर देंगे। इसको r 0 करेंगे तो -3/2 gm/r निकल के आ जाएगा। समझ आई बातें? नोट डाउन करिए इन चीज़ों को। ग्राफ की बात करें इसके, क्योंकि माइनस के साथ खींचेंगे तो इन साइड में तो किस तरह बन रहा है? पैराबोलिक शेप है। तो अगर ऊपर से खींचते तो पैराबोलिक शेप इस तरह, तो नीचे से कैसे बनेगा भैया? ऊपर से बना दे रहा हूँ, नेगेटिव साइन उल्टा कर देना भैया। ग्राफ बना दिया मैंने, ये पैराबोलिक और उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ आई इससे? ये पैराबोला और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर ये आगे माइनस रहेगा तो इसके जस्ट मिरर इमेज ले लो नीचे की तरफ, यानी यहाँ से शुरू होगा तो यहाँ पे पहले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और फिर इस तरह से, यानी इस तरह से आना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ, ठीक, पैराबोला बनाने की। और फिर इस तरह की लाइन सीधी कर लेना भैया।
थोड़ा इधर बना लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ आए इससे? ये इसका -3/2 GM/R हो जाएगा और ये प्लस का 3/2 GM/R होगा। अभी जो ग्राफ खींचना चाहिए था वो ये खींचना चाहिए, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है क्या? नहीं, पैराबोला। दिस इज पैराबोला एंड दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ आई बातें? इस तरह से अपन बना सकते हैं। क्लियर है बातें? ये पोटेंशियल ड्यू टू क्या हो गया? सॉलिड स्फीयर हो गया। उसके बाद अपन ने किसका पोटेंशियल देखा था भैया? और किसी का पोटेंशियल देखा था क्या? रिंग डिस्क इन्हीं के बारे में देखा था। यहाँ पे तो ओनली यही पोटेंशियल काम आएंगे, यहाँ पे तो ओनली यही पोटेंशियल काम आने वाले हैं। क्लियर बातें? समझ आई बात? यहाँ पे कोई दूसरा पोटेंशियल काम नहीं आने वाले। जो मेन पोटेंशियल थे मैंने बता दिए हैं। अब इनका यूज़ आपको आना चाहिए। सॉलिड स्फीयर के रिंग की वजह से हो गया, पॉइंट चार्जेस के पॉइंट मासेस के बीच में हो गया, ये पोटेंशियल काम आ। बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी अगेन U बराबर, पहली बात तो मास इंटू पोटेंशियल रहेगा। U बराबर मास इंटू पोटेंशियल रहेगा। ठीक, वहाँ पे क्या होता था? चार्ज इंटू पोटेंशियल, यहाँ पे मास इंटू पोटेंशियल। क्लियर बातें? यहाँ पे U बराबर रहेगा मास इंटू पोटेंशियल। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी for two particles, for two masses सिस्टम, टू मासेस सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो निकल के आती है Gm1m2 बाई सेपरेशन बिटवीन देम। माइनस आगे आएगा, ध्यान रखना भैया, माइनस में बार बार कह रहा हूँ। K को आप -G से रिप्लेस करिए तो सारे फॉर्मूले एग्जैक्ट सही बैठेंगे। समझ आई चीज़ें? तो U बराबर क्या आ गया? -Gm1m2 बाई R। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ U का R के साथ ग्राफ आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरह से। ठीक है, ये U का R के साथ ग्राफ आएगा। पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल मैंने वहाँ पे बहुत सारे कराए थे, आप आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह के एग्जांपल पूछे जाते हैं, एनर्जी में बहुत सारे एग्जांपल पूछे जाते हैं, उनकी अपन बात करेंगे। एक आधा एग्जांपल मैं सिंपली ले लेता हूँ, एक आधा एग्जांपल तो मैं सिंपली ले लेता हूँ ताकि आपको पता रहे। ये मास m है, ये 2m है, ये m है और ये 2m है और दिस इज ए स्क्वायर ऑफ साइड है। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इन दोनों के बीच में लिखेंगे तो ये होगा -Gm स्क्वायर, -2Gm स्क्वायर, -2Gm स्क्वायर डिवाइड बाई ए। इन दोनों के बीच कितना होगा? -2Gm स्क्वायर बाई ए। इन दोनों के बीच में कितना होगा? -2Gm स्क्वायर बाई ए। इन दोनों के बीच में कितना होगा? -2Gm स्क्वायर बाई ए। ठीक, उसके बाद कौन बच गए? ये वाले अपोजिट डायगोनल वाले। तो इनके बीच में होगा -4Gm स्क्वायर बाई √2a, ए और ए का √2a, और इन दोनों के बीच में होगा -Gm स्क्वायर बाई √2a। सबको सोल्व कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर बातें? ये आसानी से कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम इतना ही बात करेंगे, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।